दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए भैरव का भाग दूसरा लाए हैं। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग अब तक नहीं सुना है तो पहले जाइए और उसे सुनिए, तभी आप इस कहानी के इस भाग को पूरी तरह समझ पाएंगे। इस कहानी में कुछ इंटेंस ग्राफिक हॉरर एलिमेंट्स भरे हुए हैं जो कुछ लोगों के लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। सो अगर आप कमज़ोर दिल के हैं या ग्राफिक हॉरर सीन्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप आज की कहानी को स्किप कर सकते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने भी हमें ईमेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या यूट्यूब के ज़रिए कांटेक्ट किया है, हमसे बात की है, आप लोग एपिसोड के एंड तक ज़रूर बने रहिए हमारे शाउट आउट सेशन के लिए। सो चलिए अब बिना किसी देरी के आज का एपिसोड शुरू करते हैं। सुनते रहिए स्पूक कास्ट अभी और मंजिला के साथ। भोला ने शंकर के पैरों को अपने दांतों में अभी भी दबोच रखा था। उसके नुकीले दांत और जीभ शंकर के खून से लाल हो चुके थे। उसकी वो विभत्स गुर्राहट और शंकर की चित्कार से पूरा शमशान और आसपास का इलाका गूंज रहा था। रवि पास ही खड़े डर से कांप रहा था। वो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे पता था अगला नंबर शायद उसी का था। तभी भोला ने शंकर का पैर छोड़ा, उसके हाथ को काटना शुरू किया। शंकर ने खुद को बचाने के लिए अपने दूसरे हाथ से पास ही में पड़े एक पत्थर को उठाया और जोर से भोला के सर पर दे मारा। भोला की एक दर्दनाक चित्कार से पूरा शमशान गूंज उठा। शंकर अब उठ खड़ा हुआ। वो गुस्से से कांप रहा था। उसने जोर से चीख कर वो पत्थर भोला के शरीर पर फिर पटक दिया। फिर एक और बार, फिर एक और बार। हर वार के साथ भोला की हड्डियां चटकने लगी। उसका चेहरा चिथड़ा चिथड़ा हो गया था। आंखें बाहर लटक रही थी। उसके जबड़े और दांत के टुकड़े सड़क पर बिखरे थे। छाती की हड्डियां टूटकर चमड़े के बाहर निकल गई थी। भोला का पेट अब फट चुका था और अंदर के कुछ अंग बाहर निकल आए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने सड़क पर एक बाल्टी भर के खून, चमड़े और मांस के टुकड़े फैला दिए हों। पर शंकर रुक नहीं पा रहा था। शंकर के दिमाग में अब सिर्फ गुस्सा था। उसके दिमाग में नफरत भरी थी। वो खुद को किसी भी हालत में रोक नहीं पा रहा था। ये डरावना मंजर और बर्दाश्त ना कर पाकर रवि शंकर की तरफ दौड़ा। उसका हाथ खींचकर उसे रोकने की कोशिश करने लगा। शंकर रुक जा। शंकर, क्या कर रहा है तू? बस कर भाई, भोला मर चुका है। भगवान के लिए रुक जा। रवि ने उसका कंधा झटकाया। शंकर ने पलटकर देखा। उसकी आंखें लाल थी, सांसें फूल रही थी। उसके हाथ में अभी भी भोला के खून से रंगा वो पत्थर था। लेकिन तभी एक आवाज़ आई और दोनों का ध्यान अचानक शमशान की तरफ गया। शमशान की उस पुराने दीवार के पीछे से धुंध के बीच एक साया सामने आ रहा था। भैरव। लंबा कद, राख से भरा शरीर, लंबी जटाएं और आंखें ऐसी लाल कि जैसे आंखों में खून उतर आया हो। वो बिना कुछ बोले सीधा भोला की लाश के पास आया। भैरव का चेहरा बिल्कुल शांत था। वो जमीन पर झुका और बड़े प्यार से भोला के खून से भरे शरीर पर अपना हाथ फेरा। फिर उसने ऊपर देखा, शंकर की आंखों में। उसकी लाल आंखों में जो गुस्सा था वो शंकर को अब डरा रहा था। शंकर डर से एक कदम पीछे हुआ और भैरव उठ खड़ा हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो बस खड़ा हुआ और उसने अपनी कमर से एक छोटी सी थैली निकाली जिसमें कुछ राख थी, और बिना एक शब्द कहे उसने अपनी आंखें बंद कर कुछ मंत्र पढ़ा और राख शंकर के चेहरे पर फूंक दी। हवा एकदम से ठंडी पड़ गई। शंकर हिल भी नहीं पा रहा था, बस अपनी आंखों की पलकें जोर जोर से झपका रहा था। वो शंकर और रवि दोनों चुपचाप खड़े थे, हिल भी नहीं पा रहे थे। भैरव
भैरव शंकर के एकदम करीब आया और उसकी आंखों में आंखें डाल बोला, 14 दिन, बस 14 दिन में तू भी ऐसे ही मरेगा। उल्टी गिनती शुरू कर गिनती, क्योंकि तेरी मौत का तांडव आज रात से शुरू होने वाला है। उसके बाद उसने एक आखिरी बार भोला को देखा और फिर मुड़कर शमशान की तरफ चला गया। रवि डर से कांप रहा था। उसके पैर अपने शरीर का भार तक नहीं उठा पा रहे थे। अब वो डर से रोने लगा। ये क्या अनर्थ हो गया आज? भैरव के कुत्ते को शंकर ने क्यों मार दिया? और भैरव, उसने खड़े खड़े शंकर को श्राप तक दे दिया। अब क्या होगा उसके साथ? वो ये सब सोच कर कांपने लगा। पर शंकर, वो अभी भी खून से सना एक मूर्ति की तरह हाथ में पत्थर लिए भोला के लाश के सामने खड़ा था, मानो उसे कोई होश ही ना हो। शंकर, चांदनी, यहां से शंकर। शंकर का ध्यान रवि पर था। ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई नशा किया हो। वो बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा था। रवि ने अपनी साइकिल उठाई, फिर दूसरी हाथ से शंकर को खींचता हुआ घर ले गया। पूरे रास्ते शंकर ने एक शब्द नहीं कहा। शंकर की मरहम पट्टी कराकर रवि ने उसे उसके घर छोड़ दिया। उस रात भोला को मारने के बाद शंकर शरीर के जख्मों के अलावा मानसिक रूप से भी काफी तनाव में था। वो एक गहरे सदमे में जा चुका था। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने भैरव की उस पैशाचिक कुत्ते को मार दिया था, जिसे गांव वाले शैतान का साक्षात अवतार मानते थे। और भैरव, उसके वो शब्द, उसकी वो हंसी अब भी उसे डरा रही थी। पर फिर उसने खुद को समझाया कि उसने कुछ गलत नहीं किया था। वो अगर भोला को नहीं मारता तो फिर भोला उसे मार देता। और खुद को समझाते हुए वो सोने की कोशिश करने लगा। पर कुछ था जो ठीक नहीं था। बस शंकर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या था। उस रात शंकर घर पर अकेला था। उसके घर वाले किसी शादी पर गए थे और पहली बार उसे अकेले डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कमरे के अंधेरे में से कोई उसे देख रहा था। वो कई बार पीछे मुड़ा पर कोई नहीं था। पर वो एहसास कि वो अकेला नहीं है उसे सोने नहीं दे रहा था। रात जैसे जैसे गहरी होती गई, घर के बाहर से हल्की हल्की आवाजों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले दरवाजे पर एक अजीब सी खर सी आवाज होने लगी, जैसे कोई उस लकड़ी के दरवाजे को नोच रहा हो। शंकर उठकर बैठ गया। फिर उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसके कमरे की खिड़की वाले दीवार के पास से पैर घिसट घिसट कर चल रहा हो। शंकर को अब सच में डर लगने लगा था। ऐसा उसके घर में पहले कभी नहीं हुआ था। सो उसने अपना डर काटने के लिए अपनी खिड़की और फिर घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा, पर कहीं कुछ नहीं था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और एक भयानक सन्नाटा था। दूर गांव में कहीं कुछ कुत्ते रो रहे थे। उसने दरवाज़ा बंद किया। वो अपने कमरे में लौटा और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन फिर कुछ ही देर में दोबारा वही आवाज़ें उसे सुनाई देने लगी। उसने फिर बाहर जाकर देखा, पर कहीं कुछ नहीं था और ये सिलसिला लगभग पूरी रात चला। शंकर को बहुत घबराहट होने लगी। इतनी थकावट और शरीर में इतने दर्द और घाव के होने के बावजूद वो पूरी रात जगा रहा। अगली सुबह जब रवि उससे मिलने आया, शंकर का चेहरा देख उसे चिंता होने लगी। उसने उसे 2-3 दिन खेतों में काम करने जाने से मना किया और आराम करने को कहा और फिर काम पर चला गया। शंकर पूरे दिन सोता रहा। ना उसने कुछ खाया ना पिया, बस बिस्तर में एक लाश की तरह पड़ा रहा वो। बस बीच बीच में उसे कुछ डरावने सपने आते तो वो झटके से उठता और फिर दोबारा सो जाता।
अगली रात पूरा दिन सोने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। आज उसने खिड़की खोल कर रखी थी ताकि अगर कोई दीवार के उस पार चले तो उसे साफ दिखाई दे। पर आधी रात बीतने पर भी ना कोई आवाज़ आई, ना उसे खिड़की के बाहर कुछ दिखा। परेशान होकर उसने अपनी आंखें बंद ही की थी कि तभी अचानक खिड़की हिलने लगी, पहले धीरे धीरे फिर जोर से। शंकर ने एकदम से उठकर देखा, बाहर हवा ज़्यादा नहीं थी, फिर खिड़की का एक भाग बार बार क्यों हिल रहा था। उसने बिस्तर पर बैठे बैठे खिड़की के बाहर देखा पर उसे कुछ नहीं दिखा। पर जैसे ही उसने बिस्तर से उतरने के लिए अपने पैर जमीन पर रखे, कमरे के अंधेरे कोने से कुछ बड़ा सा तेजी से उसके बिस्तर के नीचे घुस गया। शंकर ने अपने पैर एकदम से ऊपर कर लिए। तो फिर क्या खिड़की खुली होने की वजह से कोई जानवर उसके कमरे में घुस आया था? और तभी उसे वो आवाज़ सुनाई दी, एक अजीब सी आवाज़, मानो कोई नाखूनों से बिस्तर के नीचे की ज़मीन को खरोच रहा था। शंकर एकदम चौकन्ना हो गया। ये क्या था? तो फिर सच में उसके कमरे में उसके बिस्तर के नीचे कुछ था। उसने हिम्मत जुटाई और फिर बिस्तर के नीचे झांक कर देखा। पहले उसे बस अंधेरा दिखा और कुछ नहीं। उसने खुद को समझाया और उठकर बिस्तर पर बैठ गया। लेकिन अगले ही पल एक और आवाज़ आई, जैसे कुछ बिस्तर के नीचे से बिस्तर पर लगे लकड़ी के पट्टे पर टकराया हो। वो तुरंत उठकर दोबारा नीचे झांकने लगा और फिर जो उसने देखा उसने उसे वहीं जमा दिया। उस अंधेरे में तो चमकती लाल आंखें उसे सीधा घूर रही थी, कुछ वैसी ही आंखें जैसे भोला की थी। और फिर वो भयंकर गुर्राहट की आवाज़ उसके कमरे के अंधेरे में गूंजने लगी। शंकर डर से कांप उठा। उसके गले से डर के मारे एक चित्कार निकल गई और वो लंगड़ाता हुआ अपने घर से बाहर दौड़ा रवि के घर जाने के लिए। पर रवि के घर पहुंचकर उसने रवि को सच नहीं बताया कि उसने भोला को देखा था। उसने सिर्फ ये बताया कि उसके बिस्तर के नीचे कोई जानवर था जो गुर्रा रहा था। कुछ देर बाद लाठी लेकर वो रवि के साथ वापस लौटा, पर तब तक घर शांत हो चुका था। कहीं कोई जानवर नहीं था, न बिस्तर के नीचे, न घर के किसी अंधेरे कोने में। लेकिन रवि को बिस्तर के नीचे एक चीज मिली, एक काले बालों का गुच्छा। तू ठीक ही कह रहा है, कोई जानवर तो घुस आता रहा। शायद वो चला गया। अब तू एक काम कर, तू खिड़की दरवाजे बंद कर और चुपचाप सोने जा, समझा? ये कहकर रवि अपने घर लौट गया। पर शंकर वो चुप था। क्या उसने सच में भोला को देखा था? उसके दिमाग में भैरव के शब्द अब गूंज रहे थे। उस रात भी वो सो नहीं पाया। उसकी आंखें लाल थी, थकान चेहरे पर थी, पर अब नींद उससे कोसों दूर थी। हर दिन ये एहसास कि कोई उसे देख रहा है, ये बस बढ़ता ही जा रहा था। अगला दिन भी पिछले दिनों की तरह ही गुजरा उसका। पर रात होते ही शंकर ने ताला लगाकर हर खिड़की, हर दरवाजा बंद कर लिया। घर का हर कोना चेक किया ताकि वो कम से कम आज शांति से सो सके। कुछ देर बाद बस चुपचाप घर के कोने में बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। शंकर, शंकर। करीब 3 बजे उसकी आंख खुली। कोई उसे घर के बाहर से पुकार रहा था। उसका नाम ले रहा था कोई। शंकर, शंकर। वो झट से उठा और अपनी लाठी उठाई और घर का दरवाजा खोल वो बाहर आया। उसने चारों तरफ देखा। बाहर बस गुप्त अंधेरा था, कहीं कोई नहीं था। तभी दूर एक पीपल के पेड़ पर कुछ हलचल हुई। शंकर ने झटके से उधर देखा। पेड़ की डाली के ऊपर
कोई बैठा था। शंकर, बस 11 दिन बाकी है, याद है ना तुझे शंकर? भैरव, वहां पेड़ की उस डाली पर भैरव बैठा था। उसके शरीर और जटाओं पर लगी सफेद राख की वजह से अब वो शंकर को दिख रहा था। उस अंधेरे में भी उसकी आंखें चमक रही थी। शंकर के गले से एक चीख निकली। वो जमीन पर गिर पड़ा। भैरव की पैशाचिक हंसी अभी भी हवा में गूंज रही थी। डर से शंकर का शरीर सुन्न पड़ चुका था। वो उठ भी नहीं पा रहा था। उसने डर डर कर फिर से पेड़ की तरफ देखा, पर भैरव वो अब उस पेड़ के डाली के ऊपर नहीं था, वो जमीन पर था और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए वो शंकर की तरफ बढ़ रहा था। शंकर अभी भी जमीन पर पड़ा था। वो चिल्लाना चाहता था, मदद मांगना चाहता था, पर उसके गले से सिसकियों की आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं निकल रही थी। शंकर, तुझे क्या लगा तूने भोला को मार दिया? हाँ तूने बस भोला का शरीर नष्ट किया है, पर उसकी आत्मा आज भी है यहीं, और उसके शरीर को मैं जल्दी ठीक करने वाला हूं। बस तुझे अपने शरीर की बलि देनी होगी। देगा ना शंकर? अपने पाप का पश्चाताप करेगा ना शंकर? शंकर के गले से कोई जवाब नहीं निकला। वो बस भैरव के इस रूप को देखकर कांप रहा था। आज उसकी आंखें और लाल थी। शरीर से एक सड़ी बदबू आ रही थी उसकी, और उसकी आवाज, वो जो कह रहा था, उसे सुनकर शंकर पसीने से तरबदर हो चुका था। सुन, 3 दिन बाद मुझे भोला को जगाने की प्रक्रिया शुरू करनी है। उसके लिए मुझे तेरा रक्त और मांस, उसके कुछ टुकड़े लगेंगे। तू रात को शमशान आ जाना। नहीं आना चाहे तो भी तू आएगा, क्योंकि मैं तुझे बुला रहा हूं। भैरव बुला रहा है तुझे। भैरव। ये कहकर भैरव ने अपना हाथ शंकर के माथे पर रखा, कुछ मंत्र पढ़े, फिर उसी हाथ को उसके मुंह पर फेर कर वो उठा और फिर अंधेरे में गायब हो गया। शंकर ने अपने गालों को छुआ। उसके मुंह पर कुछ चिपचिपा लगा था। उसने अपनी उंगलियों को देखा। खून, पर लाल नहीं, गाढ़ा सड़ चुका काला खून, जिसमें मरे हुए जानवर की बदबू आ रही थी। शंकर डर से रोते रोते कुएं की ओर दौड़ा और अपना मुंह धोकर वो वहीं बेहोश हो गया। सुबह की पहली किरण जब उसके मुंह पर पड़ी, वो उठा और अपने घर पहुंचा। उसके दिमाग में हजारों सवाल थे। क्या उसने कल रात को कोई डरावना सपना देखा था, या भैरव सच में रात को वहां आया था? उसने आईने में अपना मुंह देखा। उसके मुंह पर तो अब कोई खून नहीं था, लेकिन उसकी सफेद कमीज पर कुछ हल्के लाल धब्बे थे। उसने अपनी कमीज उतारी और उस दाग को सूंघ कर देखा। उस दुर्गंध से उसको उल्टी आ गई, क्योंकि उसकी कमीज से भी मरे हुए जानवर की बदबू आ रही थी। वही बदबू जो कल भैरव के रहते उसने महसूस की थी। यानी भैरव कल रात सच में आया था। उसे 3 दिन बाद, यानी भोला के मौत के 7वीं रात को उसे शमशान बुलाया था, उसके खून और मांस के कुछ टुकड़े लेने के लिए। नहीं। शंकर डर से चिल्ला उठा। उसने एक दूसरी कमीज पहनी और वो रवि के घर दौड़ा। वो अपने दोस्त को सब कुछ बताना चाहता था। हाँ, उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था इससे पहले, पर अब उसे भी इन बातों पर यकीन हो रहा था। पर जब वो वहाँ लंगड़ते हुए पहुँचा, तब तक देर हो चुकी थी। रवि पहले ही खेत के लिए निकल चुका था। वो अपने दोस्त से उस दिन कुछ नहीं कह पाया।
अगले 3 दिन पहले 3 रातों की तरह ही डर से गुजरे। जैसे जैसे एक रात कटती, शंकर को लगता वो पागल हो रहा था। उसे अब हर रात अपने घर के बाहर से भोला के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती, कभी अपने बिस्तर के नीचे, कभी अपने छत से। और अगर वो घर से बाहर निकलता तो हवा में भैरव की हंसी की गूंज सुनाई देती उसे। कोई उसे पुकारता, एक बार नहीं, बार बार, शंकर शायद सच में पागल हो रहा था। 7 दिन हो चुके थे, ना वो ठीक से सो पा रहा था, ना खा पी पा रहा था। जब भी वो कुछ खाने बैठता, उसे खाने से सड़े मांस की बदबू आती। वो दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा कमजोर होता जा रहा था। 7वें दिन की सुबह रवि उससे मिलने आया। जैसे ही शंकर ने दरवाजा खोला, शंकर की हालत देख रवि हिल गया। शरीर भर के घाव अब तक नहीं भरे थे उसके। वो बहुत कमजोर लग रहा था। आंखों के नीचे काले गड्ढे थे उसके, मानो वो बहुत ज्यादा बीमार हो। उसे देख लग रहा था कि वो किसी नशे में धुत था। रवि ने उसे बिठाया, फिर पूछा आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा था। और शंकर ने पिछले 6 रातों से हो रही सारी घटनाएं उसे सुनाई। रवि का मुंह सफेद पड़ गया। अगर जो शंकर कह रहा था वो सच था, इसका मतलब आज रात शंकर को शमशान जाकर अपने रक्त और मांस की आहुति देनी होगी। और फिर क्या 14 दिन वाली बात भी सच होगी? क्या उसका दोस्त अगले 1 हफ्ते में मरने वाला था? ये सब सोच रवि सहम उठा। वो ये सब नहीं होने दे सकता था अपने दोस्त के साथ। सो उसने शंकर से वायदा किया कि जब तक उसका परिवार नहीं लौटता, वो रात को उसके साथ उसके घर में सोएगा और वो दोनों मिलकर इस भैरव के आतंक का सामना करेंगे। और अगले दिन मंदिर में जाकर पंडित जी से भी मिलेंगे। इस मुसीबत का कोई उपाय ढूंढेंगे वो दोनों। ये सब सुनकर शंकर को थोड़ी शांति महसूस हुई। उस रात यानी 7वें दिन की रात को करीब 10 बजे रवि उसके घर आया और दोनों थोड़ी देर बातचीत करते हुए सो गए। शंकर को आज कोई आवाज नहीं सुनाई दी, बस उसे एक डरावना सपना दिखा। वो एक अंधेरे जंगल में भटक रहा था। अचानक 3 काले कुत्तों का एक झुंड उसके सामने आकर गुर्राने लगा। शंकर डर गया और अपनी जान बचाने के लिए वो बहुत तेज भागने लगा। वो भागता रहा तब तक जब तक कि वो एक अंधेरे गड्ढे में फिसल कर गिर पड़ा और एक झटके से उसकी नींद खुल गई। पर ये क्या? रवि कहाँ था और वो कहाँ था? शंकर घबरा कर उठने लगा, पर उसके पैर उसके काबू में नहीं थे। वो एक आसन पर बिना कपड़ों के बैठा था। उसने आसपास देखा और एक क्षण में वो समझ गया कि वो कहाँ था। वो शमशान में था और सामने बैठा था भैरव। मंत्र उच्चारण करता हुआ, हवन करते हुए। भैरव के सामने हवन की अग्नि हवा में लहरा रही थी और भैरव के बगल में एक लाल आसन पर रखी थी एक लाश, भोला की लाश। 7 दिन बाद उस लाश की हालत और विभत्स हो गई थी। उस पर कीड़े लग चुके थे, मक्खियां भिनभिना रही थी। हवा में हवन की गंध के साथ उस सड़े मांस पिंड की बदबू भर गई थी। पर उन सब चीज़ों से भैरव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो मंत्र उच्चारण करता, भोला के शरीर पर फूलों की पंखुड़ियाँ डालता और हर बार जब वो ऐसा करता, उस लाश की चमड़ी के नीचे कुछ हिलता, जैसे कोई चीज़ उसके अंदर से फिर से जिंदा हो रही थी। भैरव ने ऊपर देखा और शंकर की तरफ देख बोला, दर्द क्या होता है, पता चला तुझे? शंकर को एक पल समझ नहीं आया कि भैरव क्या कह रहा था। उसने जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला,
उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके मुंह के अंदर कुछ नरम, कुछ पिलपिला सा था और अगले ही पल उसने उसे थूक दिया। पर ये क्या? जमीन पर एक इंसानी उंगली का छोटा सा टुकड़ा पड़ा था। शंकर के अंदर एक खौफ की लहर दौड़ गई। उसके मुंह के अंदर इंसानी उंगली। उसने तुरंत अपने हाथ उठाए अपने मुंह को पोंछने के लिए और उसने जो देखा, उसके शरीर में डर से एक बिजली दौड़ गई, क्योंकि उसके हाथों की सभी उंगलियां आधी गायब थी। काटी नहीं गई थी, उन्हें दांतों से चबाकर हाथों से अलग किया गया था। शंकर को अब एक भयानक दर्द का एहसास होने लगा। उसके हाथों से खून बह रहा था और उसे अब धीरे धीरे चक्कर आ रहा था। शंकर, डर मत। तूने अपनी इच्छा से अपनी उंगलियां दांतों से काट कर अलग की है। अपना मांस और रक्त भोला को अर्पण किया है। ये तेरे प्रायश्चित की शुरुआत है। ये। उधर भैरव एक कटोरी से शंकर की उंगलियों के टुकड़ों को उठाकर भोला के टूटे हुए मुंह में घुसाड़ रहा था। उसे शंकर का खून पिला रहा था वो जब जब ऐसा करता, भोला का शरीर कांपता, जैसे उसमें धीरे धीरे प्राण वापस आ रहे हो। शंकर डर से कांपने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, दर्द से, डर से। वो वहां से उठकर भागना चाहता था, खुद को बचाना चाहता था, पर वो बहुत कमजोर था। उसका बहुत खून बह चुका था और धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दोस्तों, आगे क्या हुआ? अगले 7 दिन क्या इससे भी भयानक होंगे? क्या भोला सच में लौटेगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का आखिरी भाग 4 मई को। गाइस, आई होप यू आर लाइकिंग द स्टोरी सो फार। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं कुछ ऐसा लिखूं जिससे आपको डर अंदर तक महसूस हो रहा हो। सो आई एम ट्रूली होपिंग दैट यू आर लाइकिंग दिस सीरीज। सो अब मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स स्टार्ट आवर शाउट आउट सेशन फॉर दिस वीक। हर हफ्ते हम 3 शाउट आउट्स करते हैं फॉर ऑल दोज पीपल जो हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल और यूट्यूब पर मैसेज करते हैं टू लेट अस नो हाउ मच दे लाइक आवर वर्क। सो आज का पहला शाउट आउट जाता है RJ मेनिया को, हु रीच्ड आउट टू अस थ्रू यूट्यूब। उन्हें हमारी कहानियाँ काफ़ी पसंद आती हैं और वो हमारे ऑलमोस्ट हर एपिसोड पर कमेंट करते हैं। ही लव्स स्पूककास्ट एंड अगर हम कभी कहानी मिस कर देते हैं तो वो मैसेज कर कर पूछते भी हैं। सो RJ, इफ यू आर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आज का दूसरा शाउट आउट गोज टू प्रकाश कन्वर राठौर, जिन्होंने हमें यूट्यूब पर कॉन्टैक्ट किया। उन्हें हमारी कहानी से ज़्यादा उसका ओवरऑल इफेक्ट यानी बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी पसंद है। थैंक्स अ लॉट प्रकाश जी फॉर योर लवली कमेंट। एज यू ऑल नो बाय नाउ, अभी और मैं सब कुछ खुद ही करते हैं, यानी स्टोरी, वॉइस ओवर, साउंड, बैकग्राउंड म्यूजिक, ग्राफिक्स, सब कुछ। सो इट रियली मोटिवेट्स अस इफ यू गाइज लाइक आवर वर्क। एंड फाइनली आज का फाइनल शाउट आउट जो जाता है नरेश माथाई को, जिन्होंने हमें ईमेल पर कांटेक्ट किया। उन्हें हमारा स्टोरी टेलिंग काफ़ी पसंद है और वो हर हफ्ते हमारे एपिसोड्स का वेट करते हैं। सो थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स नरेश, एंड वी हैव रिप्लाइड टू योर ईमेल। और उन्होंने ये रिक्वेस्ट भी की थी कि हम हर हफ्ते एटलीस्ट एक एपिसोड ज़रूर डालें। सो दैट्स अ फेयर रिक्वेस्ट दैट कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ यू गाइस। बट एज आई सेड, अभी और मैं, हम दोनों सब कुछ खुद करते हैं गाइस विद आवर रेगुलर जॉब्स। सो एट टाइम्स ऑनेस्टली नहीं हो पाता। Maybe in future when we have a bigger team, we would surely do this. So अगर कभी कोई एपिसोड मिस होता है या लेट आता है, then please bear with us. And with this, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले हफ्ते हम लोग लौटेंगे एक आप बीती के एपिसोड के साथ। And then the week after that would be Bhairav Part 3. Send us your unique and scary incidents. We know IPL चल रहा है, so कुछ कम इंसिडेंट्स आ रहे हैं, बट इफ़ यू वॉन्ट आप बीती टू कंटिन्यू, देन यू हैव टू शेयर योर स्टोरीज गाइस। यू कैन रीच अस ऑन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल और यूट्यूब। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। मैं हूँ मंजुला,
और आप सुन रहे हैं स्पूक कास्ट अभी और मंजुला के साथ। सुनते रहिए स्पूक कास्ट अभी और मंजिला के साथ।